लैक्टेसिस की वजह से भी होता है, और एक्सुडेटिव जो है वो किसी कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ की वजह से, जैसे SLE में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमें एक्सुडेटिव इफ्यूजन मिलती है। अब ट्रांसडुएट वर्सेस एक्सुडेट का फर्दर जो है कुछ डिफरेंस है, जिसको यहाँ पे लाइट्स क्राइटेरिया है फॉर द एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, ये जो लाइट्स क्राइटेरिया है ना, ये असल में हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्लासीफाई करते हैं प्लूरल इफ्यूजन को और स्टेट को इन द ऑर्डर टू कंसीडर इट कि ये एक्सुडेटिव है या नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट जो है वो होनी चाहिए। तो लाइट्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो LDH इफ्यूजन है, यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेशन इफ्यूजन, LDH जो है ये असल में इन्फ्लामेशन और सेलुलर इंजरी का मार्कर होता है ना, तो ये अगर जो है हमें ट्रांसडुएटिव अगर होगी तो ये हमें उस इफ्यूजन में LDH जो है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम मिलेगा LDH। लेकिन एक्सुडेटिव में क्योंकि ये इंजरी का मार्कर है, तो जाहिर सी बात है एक्सुडेटिव हमने पढ़ा कि वो लोकली अगर कोई लंग में कोई मसला है, इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से एक्सुडेटिव इफ्यूजन्स होती हैं। तो ये जाहिर सी बात है एक्सुडेटिव में बढ़ा हुआ होगा 200 से। ठीक है, LDH इफ्यूजन और सीरम रेशो जब हम देखेंगे तो वो हमें ट्रांसडुएटिव में लेस देन 0.6 मिलेगा, लेकिन एक्सुडेटिव में मोर देन 0.6। प्रोटीन इफ्यूजन और सीरम रेशो, तो हमें पता है कि प्रोटीन पुअर होता है ट्रांसडुएट, तो वो हमें 0.5 से कम मिलेगा, और एक्सुडेटिव में मोर देन 0.5 हमें ये रेशो मिलता है प्रोटीन इफ्यूजन का और सीरम रेशो। अब ये याद रखिएगा कि ट्रांसडुएटिव इफ्यूजन के लिए ये तीनों क्राइटेरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक क्राइटेरिया नहीं मेट होता, एक भी इनमें से, तो उसका मतलब है कि वो एक्सुडेटिव इफ्यूजन है। यानी अगर हमें 200 से कम LDH इफ्यूजन मिल रही है, ये 0.6 से कम है, ये भी 0.5 से कम है, तो उसका मतलब है उस पेशेंट को ट्रांसडुएटिव इफ्यूजन। लेकिन एक भी अगर कम है, नहीं है, 0.6 वाला कम नहीं आ रहा, बढ़ा हुआ है, बाकी सब कम है, तो इसका मतलब है वो एक्सुडेटिव इफ्यूजन है। उसके बाद कुछ टाइप्स हैं प्लूरल फ्लूइड के कंटेंट की। एक हाइड्रोथोरेक्स है। हाइड्रोथोरेक्स हमें पता है कि ट्रांसडुएट आ जाए प्लूरल कैविटी में, उसको हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं, और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मोस्ट कॉमन है। हीमोथोरेक्स है कि ब्लड आ जाए प्लूरल कैविटी में, मोस्ट कॉमन कॉज हमने पढ़ा एओर्टिक एन्यूरिज्म जब रप्चर हो जाए। क्लायोथोरेक्स फिर है, यानी लिम्फ आ जाए प्लूरल कैविटी में, क्यों आता है, जब मैलिग्नेंसी हो जाए और वो ब्लॉक कर दे लिम्फेटिक ड्रेनेज को, या फिर दूसरा कॉज है क्लायोथोरेक्स का ट्रॉमा हो जाए। नेक्स्ट इम्पाइमा, यानी प्लूरल कैविटी में पस आ जाए, तो इसका ज़्यादातर कॉमन है, कोई सुपरेटिव इन्फेक्शन हो जाए लंग का ही, तो वो प्लूरल कैविटी में पस चला जा सकता है लंग में से। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब है कि प्लूरल कैविटी में एयर आ जाए। अब इसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि पेशेंट को सडनली जो है ना कहेगा मुझे अचानक से डिस्निया हो गया है। प्लूराइटिक किस्म का चेस्ट पेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्लूरिटिक चेस्ट पेन, शार्प स्टैबिंग चेस्ट पेन होता है। परकशन नोट जो है वो हमें टिम्पैनेटिक मिलता है, ये भी याद रखिएगा, और हमें ब्रेथ साउंड जो है ना वो इसमें एब्सेंट मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि एयर की प्रेजेंस है प्लूरल कैविटी में। ठीक है, अब न्यूमोथोरेक्स जो है उसमें सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। इसका कॉज क्या है, इडियोपैथिक होता है ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस वाला। इसके अलावा पैरासेप्टल अगर एम्फाइसीमा हुई है, 3-4 टाइप्स पढ़ी थी हमने एम्फाइसीमा की, तो उसमें से जो पैरासेप्टल टाइप है तो वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कॉज कराती है, वहाँ पे हमने पढ़ा भी था। इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम की वजह से भी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है। पैथोजेनिस इस तरह है कि स्पॉन्टेनियस वाला में सब प्लूरल जो ब्लैब्स होते हैं ना वो रप्चर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में प्लूरा के अंदर एक होल बन जाता है। ठीक है, होल बनेगा तो वहाँ पे एयर आ जाएगी और न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। इसमें लॉस ऑफ नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर हो जाएगा, और लंग जो है वो जाहिर सी बात है नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ख़त्म हो चुका है तो लंग कोलैप्स कर जाएगा। ट्रेकिया इसमें डेविएट कर जाती है टू द साइड ऑफ लंग कोलैप्स, यानी इस साइड पे अगर लंग कोलैप्स हुआ है तो इसी साइड पे ही ट्रेकिया जाएगी। ये पिक्चर देखें तो इसमें यहाँ पे एयर आ गई है प्लूरल स्पेस में, और लंग जो है वो कोलैप्स कर गया है। ठीक है, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्योंकि ख़त्म हो चुका है, और जो है ट्रेकिया देखें इसी साइड पे जो है वो डेविएट कर गया है जहाँ पे मसला हुआ है। उसके बाद है दूसरी टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसमें हमने पढ़ा कि कोई भी चेस्ट वॉल की पेनिट्रेटिंग अगर इंजरी हो उसकी वजह से होता है। आइट्रोजेनिक भी होगा, आइट्रोजेनिक यानी किसी मेडिकल एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट की वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी जो है ना वो भी टेंशन न्यूमोथोरेक्स करवाएगी। ठीक है, इसमें हम एयर और बाकी कुछ एयर और ऑक्सीजन कुछ गैसेस का मिक्सचर जो है वो पेशेंट को देते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पैथोजेनिस इस तरह है कि एक फ्लैप लाइक प्लूरल टीयर बन जाएगा प्लूरा के अंदर। ठीक है,
पर्दे की तरह का, जो कि एयर को प्लूरल कैविटी में आने तो दे रहा है लेकिन उसको एग्जिट नहीं होने देगा, जो हमने वाल इफेक्ट पढ़ा उस तरह, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्लूरल कैविटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाहर नहीं निकल रही, अंदर ही आ रही है एयर, उस टीयर की वजह से। तो इसमें जो ट्रेकिया है ना वो डेविएट करेगा कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द न्यूमोथोरैक्स पे। ये याद रखिएगा कि इसमें अब ऑपोजिट साइड पे जाएगा ट्रेकिया, जबकि स्पॉन्टेनियस में वही इप्सिलेटरल साइड पे जा रहा था, ठीक है। देखिए इस पेशेंट को जो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गई है, एयर जो है वो जिसकी वजह से लंग भी कोलैप्स हुआ है और ऑपोजिट साइड के लंग की भी कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। और इसमें मेडिस्टिनल शिफ्ट जो है वो ऑपोजिट साइड पे होगा, यहाँ पे मसला हुआ है लेकिन ट्रेकिया वगैरह जो है इस साइड पे डेविएट करेंगे। दैट्स इट। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो मैलिग्नेंट मीज़ोथीलियोमा है, ये भी प्लूरा का डिसऑर्डर है। मैलिग्नेंट मीज़ोथीलियोमा जो है वो अज्यूम किया है ग्रेट इम्पोर्टेंस, क्यों? क्योंकि इसने ये जो है हाईली रिलेटेड है टू एक्सपोजर टू एयरबोर्न एस्बेस्टोस, उस एक्सपोजर की वजह से ये होता है, ठीक है। ये रेयर कैंसर है। मीज़ोथेलियल जो हमारे सेल्स होते हैं उनका यूजुअली जो ये है ये पेराइटल और विज़रल प्लूरा में अराइज करता है। प्लूरा की दो कवरिंग होती है ना हमारी लंग्स के ऊपर, एक पेराइटल और विज़रा, तो ये उनमें अराइज करता है, उन मीज़ोथेलियल सेल्स में से। ये ऑल्सो होता है लेस कॉमनली पेरिटोनियम में भी और पेरिकार्डियम में भी, ये भी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं जो कि कवर करती हैं पेरिकार्डियम हार्ट को, पेरिटोनियम जो है वो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% जो इंडिविजुअल्स हैं ना इस कैंसर के साथ, उनको एस्बेस्टोस के एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है। वो जो डायरेक्टली एस्बेस्टोस के साथ काम करते हैं जैसे शिप यार्ड वर्कर, माइनर्स, इंसुलेटर्स, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट मीज़ोथीलियोमा है ना, ये उन लोगों में अपीयर होता है जिनका एक्सपोजर हुआ है क्योंकि वो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं किसी एस्बेस्टोस वाली फैक्ट्री के साथ, या फिर उनका कोई रिलेटिव है जो कि एस्बेस्टोस वाली जगह पे काम करता है। तो इस तरह के लोगों में मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमास होते हैं। अब लेटेंट पीरियड जो है ऑफ डेवलपिंग मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा का, वो होता है आफ्टर द इनिशियल एक्सपोजर इज़ लॉन्ग, यानी शुरू वाला एक्सपोजर अगर लॉन्ग है, तकरीबन 25 से 40 सालों तक एक्सपोजर है, तो जो है इसकी डेवलपमेंट का लेटेंट पीरियड शुरू होता है। और ये सजेस्ट करता है कि जो ये कॉजेटिव एजेंट है ना, वो इसमें ड्राइवर म्यूटेशंस होती हैं, और ये ड्राइवर म्यूटेशंस स्लोली एक्वायर्ड होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये होती हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है, जैसा कि हमने पहले कहा कि सिगरेट स्मोकिंग का कॉम्बिनेशन और एस्बेस्टोस का साथ में जो है ना, ये वो और ज़्यादा रिस्क को बढ़ा देता है लंग कार्सिनोमा का, लेकिन ये मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा के रिस्क को नहीं बढ़ाता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वंस जैसे ही हमने एस्बेस्टोस के फाइबर इनहेल किए तो वो हमारी बॉडी में पूरी ज़िंदगी रहते हैं। थस लाइफ टाइम रिस्क जो है एक्सपोजर के बाद वो डिमिनिश नहीं होता ओवर टाइम, अनलाइक विथ स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग में ऐसा था ना कि जैसे ही हम स्मोकिंग करना अगर बंद कर दें तो जो रिस्क होता है वो कम होना शुरू हो जाता है जैसे ही हमने स्मोकिंग बंद की, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एक बार एस्बेस्टोस बॉडी में चला गया तो वो पूरी ज़िंदगी वहीं पे रहेगा, रिड्यूस रिस्क कम नहीं होगा, वहीं पे बस होगा। और ये हाइपोथेसाइज हुआ है कि एस्बेस्टोस के फाइबर प्रेफरेंशियली ज़्यादा मतलब गैदर करते हैं मीज़ोथेलियल सेल जो लेयर है वहाँ पर आगे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाना शुरू कर देते हैं जो हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं, रॉस स्पीशीज़, और म्यूटेशंस कॉज करवाती हैं, ठीक है। सीक्वेंसिंग जो है मीज़ोथेलियोमा जीन्स की, उसने रिवील किए हैं मल्टीपल ड्राइवर म्यूटेशंस हमें मिली हैं, बहुत सी उनमें जो है क्लस्टर हुए हैं पाथवेज़ में जो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के रिपेयर में, ठीक है। सेल साइकिल कंट्रोल में भी इन्वॉल्व होते हैं वो पाथवेज़, और वो पाथवे ग्रोथ फैक्टर की सिग्नलिंग कर रहे होते हैं, तो उनमें ये ड्राइवर म्यूटेशंस आ जाती हैं। ऑफ इंटरेस्ट एक कॉमनली म्यूटेटेड जीन जो है स्पोरेडिक मीज़ोथेलियोमा में, वो है BAP1, BAP1। BAP1 से याद कर लें, ये ट्यूमर सप्रेसर को इनकोड करता है ये जीन, और ये डीएनए के रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, जो कि आल्सो अफेक्ट होता है जर्म लाइन म्यूटेशंस के थ्रू फैमिलीज़ में, जो शो करती हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ मीज़ोथेलियोमा, ठीक है। उनमें ये जर्म लाइन म्यूटेशन की तरह भी होता है, ये वाला BAP1 जीन, ठीक है। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो मैलिग्नेंट जो मीज़ोथेलियोमास हैं
ये ऑफन प्रिसीड होते हैं एक्सटेंसिव प्लूरल फाइब्रोसिस और प्लैक फॉर्मेशन, यानी पहले प्लूरल फाइब्रोसिस होगी बहुत एक्सटेंसिव और प्लैक बने हुए होंगे, उसके बाद मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा बनते हैं। तो ये असल में रेडिली हमें जो है सीटी स्कैन पे ये फाइब्रोसिस और प्लैक मिलते हैं। ये ट्यूमर्स जो है ना ये लोकलाइज्ड एरिया में बिगिन होते हैं और ओवर टाइम ये फैलना शुरू कर जाते हैं वाइडली, लेकिन कंटीन्यूअस ग्रोथ होती है इनकी, या फिर इनकी डिफ्यूज सीडिंग होती है प्लूरल सरफेस में, पूरे प्लूरल सरफेस में। अब ऑटोप्सी पे जो वो अफेक्टेड लंग होगा ना वो टिपिकली हमें इनशीथित नज़र आएगा बाय अ लेयर ऑफ येलो वाइट फर्म वेरिएबली जेलेटिनस ट्यूमर। ठीक है, येलो वाइट फर्म किस्म का जेलेटिन जैसा ट्यूमर मिलेगा जो इनशीथ करके रख रहा होगा हमारे लंग को, और प्लूरल स्पेस को उसने ऑब्लिटरेट कर दिया होगा, यानी पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया होगा। जैसे अगर हम ये फिगर देखें 13.48, इसमें ये मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा दिखाया गया है। नोट करें इसमें ये थिक फर्म सी वाइट कलर की ये प्लूरल ट्यूमर है जिसने इस बाइसेक्टेड लंग को देखें इनशीथ किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब नियोप्लाज्म जो है ना ये डायरेक्टली हमारी थोरेसिक वाल को इन्वेड भी कर सकता है, या फिर ये सब प्लूरल लंग टिश्यू को भी कर सकता है तो प्लूरा का, लेकिन सब प्लूरल लंग टिश्यू को भी कर सकता है। लेकिन इसके डिस्टेंट मेटास्टेसिस याद रखिएगा अनकॉमन है। नॉर्मल मेसोथेलियल सेल्स जो हैं वो बायफेजिक होते हैं, यानी कि ये राइज देते हैं प्लूरल लाइनिंग सेल्स को भी, एज वेल एज अंडरलाइंग जो उनका फाइब्रस टिश्यू है वो फाइब्रस टिश्यू भी इन नॉर्मल मेसोथेलियल सेल्स से ही बनता है। तो इस पोटेंशियल के साथ मेसोथेलियोमास जो है ना वो कंफर्म करते हैं टू वन ऑफ द थ्री मॉर्फोलॉजिक अपीयरेंसेस। नंबर 1, ये एपिथेलियल भी हो सकता है जिसमें क्यूबॉइडल सेल्स होंगे विथ स्मॉल पेपिलरी बड्स जो लाइन कर रहे होंगे ट्यूबुलर और माइक्रोसिस्टिक स्पेसेस को। ठीक है, एपिथेलियल में क्या होगा कि छोटे से पेपिलरी बड्स होंगे क्यूबॉइडल सेल्स के साथ। ठीक है, और ये छोटे छोटे पेपिलरी बड्स जो हैं क्यूबॉइडल सेल्स के साथ ये लाइन कर रहे होंगे ट्यूबुलर और जो माइक्रोसिस्टिक स्पेसेस हैं ना उनको लाइन करेंगे। अब ये वाला पैटर्न जो है ये बहुत कॉमन है और ये वन ऑफ द मोस्ट लाइकली है टू बी कन्फ्यूज विथ पल्मोनरी एडिनोकार्सिनोमा, क्योंकि वो भी पॉलिप की तरह का था इसलिए हमें कन्फ्यूज़ कर सकता है। उसके बाद दूसरा है सार्कोमेटस। सार्कोमेटस पैटर्न जो है इसमें क्या होगा कि स्पिंडल या फिर ओकेजनली फिब्रिनोब्लास्टिक अपीयरिंग सेल्स होंगे, स्पिंडल या फिब्रिनोब्लास्टिक, जो कि शीट्स की फॉर्म में ग्रो करेंगे। ठीक है, इसका भी ये पैटर्न आपको याद हो। तीसरी तरह है बायफेजिक। बायफेजिक में हमें दोनों मिलेंगे, सार्कोमेटस भी मिलेगा और ये वाला एपिथेलियल भी मिलेगा, तो इसको कहते हैं बायफेजिक पैटर्न। ये इनकी मॉर्फोलॉजिक अपीयरेंस है। अब फंडामेंटल्स पैथोमा से भी देखें, मेसोथेलियोमा जो है ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होता है मेसोथेलियल सेल्स का। इसकी हाईली एसोसिएशन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जब हो एस्बेस्टोस के साथ। ये रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, बार बार प्लूरल इफ्यूजन्स होंगी, डिस्निया होगा पेशेंट को और चेस्ट पेन होगा। और ये ट्यूमर जो है ना ये लंग को पूरा इनकेस करता है, जैसे हमने फिगर भी देखा बेसिक से। ये फिगर देखें, ये इसको मेसोथेलियोमा पूरा लंग को इनशीथ कर रहा है या इनकेस कर रहा है। इरफान मसूद से भी देखेंगे मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा, ये हाईली मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है जो कि विजरल या फिर पैराइटल प्लूरा में हो सकता है लंग की। ऑक्यूपेशन एक्सपोजर हो एस्बेस्टोस के साथ तो ये 90% केसेस इसकी वजह से होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमें जो है ये डिफ्यूज़ लेजन मिलती है जो हमने जैसा फिगर देखा इनकेस कर रही होती है और लंग को कंप्रेस भी करती है। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इसमें बायफेजिक पैटर्न होता है, यानी एपिथेलॉइड टाइप भी मिलती है, सार्कोमेटॉइड भी मिलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें लॉन्ग थिन विलाय नज़र आएंगे। ठीक है, विलाय लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। पॉजिटिव स्टेनिंग है इसकी फॉर कैलरेटिनिन एंड एसिड म्यूकोपोलीसैकेराइड, तो ये स्टेन्स जो है वो पॉजिटिव आते हैं। ये अब न्यू पॉइंट आ गई जो हमने कहीं भी नहीं पढ़ी। फिर है कि लैक ऑफ स्टेनिंग फॉर द कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, CEA से जो है इनकी स्टेनिंग नहीं होगी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा ये मिलती हैं कि चेस्ट पेन के साथ आता है पेशेंट और डिस्निया के साथ, और इसको रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन होती हैं, और 20% जो केसेस हैं उनमें हमें एस्बेस्टोसिस भी मिलती है। इस पर हमारा अलग लेक्चर है जो आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, फिर मेटास्टेसिस है
तो मेसोथेलियोमा हाइलर लिम्फ नोड्स में मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसाइज करता है। इसके अलावा लिवर में भी, ब्रेन और बोन भी इसकी साइट है मेटास्टेसिस की। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, जो कि है लीजन्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, शुरू में ही चैप्टर के में हमने पढ़ा था कि हमने एनाटॉमिकली जो है डिजीज़ को क्लासीफाई किया है। तो अब जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली लीजन्स पे आते हैं। इसमें सबसे पहले अक्यूट इन्फेक्शंस के बारे में लिखा है। अक्यूट इन्फेक्शन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो हैं वो बहुत ही कॉमन एफ्लिक्शंस हैं ह्यूमन की। ठीक है, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये कॉमन कोल्ड की तरह मैनिफेस्ट करती हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके वेल नोन है, यानी पेशेंट को नेज़ल कंजेशन होगी, उसके साथ उसको वाटरी डिस्चार्ज होगा, छींकें आएंगी, स्क्रैचिंग होगी, खारिश वगैरह, और ड्राई उसका सोर थ्रोट होगा। उसको थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हुआ होगा। तो ये ज़्यादातर यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें इस तरह की हमें मिलती है पिक्चर, कॉमन कोल्ड और ये एक्यूट इन्फेक्शंस। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पैथोजेंस हैं वो कौन से हैं? इनमें राइनो वायरस, लेकिन कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, इंटेरो वायरस, ये भी जो है ना करवाते हैं। और इवन समटाइम ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी इम्प्लिकेट हुआ है कॉमन कोल्ड में। इन ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस, तकरीबन 40% केसेस में जो है ना कॉज को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, परहैप्स नए वायरसेस जो हैं वो डिस्कवर हो जाएंगे। अब मोस्ट ऑफ जो इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं ना वो ऑटम फॉल के दौरान, यानी ऑटम के और सर्दियों में होते हैं, और सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी तकरीबन 1 हफ़्ता लास्ट करते हैं या उससे भी कम। माइनॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है कोल्ड कॉम्प्लिकेट हो जाती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर साइनोसाइटिस हो जाएगी। अब इन एडिशन टू द कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी फेरिंग्स में, एपिग्लोटिस और लैरिंग्स तक लोकलाइज्ड होते हैं। अक्यूट फेरेंजाइटिस, इसकी बात करें तो ये मैनिफेस्ट करता है कि इसमें सोर थ्रोट होता है पेशेंट को, जो कि हो सकता है होस्ट के ही एजेंट से। माइल्ड फेरेंजाइटिस जो है, यानी फेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन, वो मिनिमल फिजिकल फाइंडिंग्स शो करेगी। फ्रीक्वेंटली इसमें कोल्ड होगी, और मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है फेरेंजाइटिस की वो यही है, यानी माइल्ड फेरेंजाइटिस है और कोल्ड के साथ। जो बहुत सीवियर फॉर्म है फेरेंजाइटिस की, उनमें आ जाता है टॉन्सिलाइटिस, जिसमें बहुत ज़्यादा हाइपरीमिया मिलेगी और एक्सुडेट बनेगा, और ये जो है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है और एडिनो वायरस इन्फेक्शन से। स्ट्रेप्टोकोकल जो टॉन्सिलाइटिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए और ट्रीट किया जाए अर्ली। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल है कि ये आगे जाके पेरीटॉन्सिलर एब्सेस यानी क्विंसी कॉज करवा दे, या फिर ये प्रोग्रेस करके पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करवा सकती है और अक्यूट रूमेटिक फीवर भी कॉज करवा सकती है। तो याद रखिएगा कि हमने स्ट्रेप्टोकोकल वाली टॉन्सिलाइटिस को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करके ट्रीट करना है। जैसे कि टॉन्सिल और वॉल ऑफ द थ्रोट के दरमियान जो है एब्सेस या फ्लूइड के कलेक्शन को जो है ना, ये हम क्विंसी कहते हैं। उसके बाद है कि कॉक्सैकी वायरस ए इन्फेक्शन जो है ये फेरेंजियल वेजिकल्स करवा सकता है और अल्सर्स बना देगा, जिसको हाइपर एंजिया कहा जाता है। ये है हाइपर एंजिया, इस तरह के ब्लिस्टर बन जाते हैं यहाँ पे गले में, और इसके साथ फीवर भी मिलता है इसमें पेशेंट में। ठीक है, तो ये कॉक्सैकी वायरस की वजह से हुआ है, वेजिकल्स और अल्सर। ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि हमने पढ़ा एप्स्टन बार वायरस की वजह से होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है फेरेंजाइटिस का, और ये बियर करता है मॉनिकर ऑफ किसिंग डिजीज़ इसको कहा जाता है, और रिफ्लेक्ट करता है कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी जो है वो प्रीवियसली नॉन एक्सपोज इंडिविजुअल्स में होती है। उसके बाद है बैक्टीरियल अक्यूट बैक्टीरियल एपिग्लोटाइटिस। ये एक सिंड्रोम है जो कि यंग चिल्ड्रंस को प्रीडोमिनेटली अफेक्ट करता है, जिनको इन्फेक्शन हुआ हो एपिग्लोटिस का, और वो इन्फेक्शन एच इन्फ्लुएंजा की वजह से अगर हुआ हो। ठीक है, जिसमें पेन और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन जो है मेजर फाइंडिंग्स होती हैं। ऑनसेट इसका एब्रप्ट है, अचानक से हो जाएगा। फेलियर टू अप्रिशिएट द नीड टू मेंटेन एन ओपन एयरवे फॉर अ चाइल्ड विद दिस कंडीशन कैन हैव अ फैटल कॉन्सिक्वेंसेज। क्योंकि हमने कहा कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो हमने अगर उसको खोल के नहीं रखा एयरवे को, तो बच्चा मर सकता है इस अक्यूट बैक्टीरियल एपिग्लोटाइटिस की वजह से।
एडवेंट ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट इस एच इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जो है उसने कम कर दी है इस डिज़ीज़ की इंसिडेंस। अगला है अक्यूट लैरिंजाइटिस। ये रिज़ल्ट करता है जब हम इरिटेंट्स को इनहेल करें या फिर ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी होता है, यानी लैरिंग्स की अक्यूट इन्फ्लामेशन। इसके अलावा ये ऑल्सो कॉज होता है उन एजेंट से जो कि कॉमन कोल्ड प्रोड्यूस करते हैं और यूजुअली फेरिंग्स और नेजल पैसेजेस में इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज लैरिंग्स में भी जो इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीफ मेंशन जो है वो हमें करना चाहिए दो कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट फॉर्म लैरिंजाइटिस की। एक है ट्यूबरक्यूलस, दूसरी डिप्थेरिटिक। जो ट्यूबरक्यूलस वाली टाइप है ना, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉन्सिक्वेंस होती है प्रोट्रैक्टिव एक्टिव टीबी का, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। जिसके दौरान जो है क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड वाला वल्गम है, स्पूटम है, वो बंदा जो है खांसता है, ठीक है, तो ऊपर आता है और वो आके जाके ट्यूबरकुलस लैरिंजाइटिस कॉज करवा देता है। दूसरा डिप्थेरिटिक लैरिंजाइटिस है और ये फॉर्चुनेटली जो है इतना कॉमन नहीं है क्योंकि वाइड स्प्रेड अब इम्यूनाइजेशन हो रही है बच्चों की डिप्थेरिया टॉक्सिन के खिलाफ, तो इसलिए जो है ये इतना नहीं होता। जैसे ही ये इनहेल होता है ना, तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है वो इम्प्लांट कर जाता है हमारे अपर एयरवे के म्यूकोजा के ऊपर, जहाँ पे ये एक पावरफुल एक्सोटॉक्सिन को एलेबोरेट करेगा जो हमारे म्यूकोजल एपिथेलियम की नेक्रोसिस करवा देता है वो एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। इसके साथ डेंस फाइब्रोपरुलेंट एक्सुडेट बन जाएगा जो क्लासिकल सुपरफिशियल डर्टी ग्रे सूडो मेम्ब्रेन्स बना देगा डिप्थेरिया में जो मिलती है हमें, ठीक है। ये हो गया डिप्थेरिटिक लैरिंजाइटिस। मेजर जो हैज़र्ड्स हैं इस इन्फेक्शन के वो ये हैं कि स्लोइंग एंड एस्पायरेशन सूडो मेम्ब्रेन की जो है वो कॉज करवा देगी मेजर एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो स्लोड ऑफ हो रही है, उतर रही है, और वो हम उसको एस्पायरेट भी कर रहे हैं उस मेम्ब्रेन को, तो हमारे मेजर एयरवे बंद हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी अब्जॉर्प्शन जो है बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन की अब्जॉर्प्शन वो मायोकार्डाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और इसके अलावा अदर टिश्यू इंजरी भी हो सकती है। अब बच्चों में जो है ना, चिल्ड्रंस में पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो बहुत ही कॉमन कॉज है लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस का, ठीक है, लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। इसको पहले क्रूप कहा जाता था, लेकिन बाकी एजेंट्स जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस हो गया, ये भी ये कंडीशन कॉज करवा सकता है, क्रूप या लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। आल्दो सेल्फ लिमिटेड है, क्रूप जो है ना ये फ्राइटनिंग इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर कॉज करवाता है, हार्श और परसिस्टेंट कफ होगी इसमें, ठीक है। ये स्ट्राइडर फ्राइटनिंग इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर जो है खौफनाक किस्म की आवाज़ें होती हैं जो कि एस्पायरेशन के थ्रू अस्कल्टेट जब हम करेंगे तो हमें मिलेंगी, और इसके अलावा खांसी होगी, हार्श, ठीक है। तो कुछ ओकेजनल केसेस में लेरिंजल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है ना वो हमारे एयरवेज को सफिशेंटली नैरो भी कर देंगे, जो रिजल्ट कर देगा रेस्पिरेटरी फेलियर में। वायरल इन्फेक्शन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो है ना वो प्री डिस्पोज कर देते हैं पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ, पार्टिकुलरली स्टेफिलोकोकाई वाला, स्ट्रेप्टोकोकाई और एच इन्फ्लुएंजा का, ठीक है। ये इनके सेकेंडरी इन्फेक्शन इन वाले पैथोजेंस के ज़्यादातर होते हैं। अब चलते हैं अगले नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा पे। उससे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी ये देख लेते हैं लैरिंग्स की पैथोलॉजी, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले यही मेंशन है अक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो अभी हमने देखी, ये इन्फ्लामेशन एपिग्लोटिस की होती है। इस 9.1 फिगर में देखिए ये अक्यूट एपिग्लोटाइटिस दिखाया गया, ये एपिग्लोटिस है वो इन्फ्लेम हो गया है। ये जैसा कि हमने पढ़ा ये एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है उसकी वजह से ये मोस्ट कॉमन उसी का कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। और स्पेशली ये जो नॉन इम्यूनाइज्ड बच्चे होते हैं जिनकी वैक्सीन नहीं हुई हुई थी उनमें होता है अक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इसमें ऐसा प्रेजेंटेशन है कि बहुत ज़्यादा बुखार, हाई फीवर होता है, गला ख़राब होता है बच्चे का, इसके अलावा ड्रूलिंग हो रही होती है डिस्फेजिया के साथ, खाने में प्रॉब्लम होती है और उसके मुंह से मतलब सलाइवा आ रहा होता है, ड्रूलिंग, उसकी मफल्ड वॉइस होगी, और इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर हमें मिलेगा, जैसे ही सांस लेगा तो हमें स्पेसिफिक जो शार्प हार्श किस्म की वॉइस जो है स्कल्टेशन पे मिलेगी, और इसमें एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन का भी रिस्क होता है। अगला है लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस जिसको हम क्रूप भी कहते हैं। ये अपर एयरवे की ही इन्फ्लामेशन है जो कि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, ये बहुत ही कॉमन इसका कॉज है। इसमें हॉर्सनेस होगी, बार्किंग कफ, जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह की खांसी होगी, और इसमें भी हमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर मिलेगा।
यानी जब पेशेंट सांस लेगा तो उसमें स्पेसिफिक हार्श किस्म की हमें वॉइस सुनाई देगी। तीसरा है वोकल कॉर्ड नोड्यूल, जिसको हम सिंगर्स नोड्यूल भी कहते हैं। अब ये वहाँ पे मेंशन नहीं था डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो नोड्यूल है ना वो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स के अंदर अराइज करती है। अब एक्सेसिव यूज़ हम करते हैं वोकल कॉर्ड्स का, उस एक्सेसिव यूज़ की वजह से जो है ना ये नोड्यूल बनती है, ठीक है। और ये यूजुअली बायलेटरल होती है, दोनों साइड के दोनों वोकल कॉर्ड्स में बनेगी। देखिए ये इस फिगर में वोकल कॉर्ड नोड्यूल दिखाई गई है, ये इसकी ग्रॉस अपीयरेंस है, ठीक है। ये बनी है दो बायलेटरली। और इसको जब हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि ये डीजेनरेटिव यानी मिक्सॉइड कनेक्टिव टिश्यू की ये नोड्यूल बनी हुई होती है, डीजेनरेटिव। देखिए ये डीजेनरेटिव मिक्सॉइड कनेक्टिव टिश्यू सी की कंपोज्ड हुई हुई है। इसके अलावा कह रहा है कि ये हॉर्सनेस के साथ ही प्रेजेंट करती है, और जैसे ही ये रिजॉल्व कर जाएगी जब पेशेंट जो है अपनी वॉइस की रेस्ट करेगा, यानी कम बोलेगा और वोकल कॉर्ड्स को यानी कम यूज़ करेगा, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है डिसऑर्डर लैरिंजियल पेपिलोमा। ये भी वहाँ पे मेंशन नहीं था। इसमें क्या होता है, ये बिनाइन पेपिलरी ट्यूमर होता है हमारे वोकल कॉर्ड्स का। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 की वजह से होता है पेपिलोमा, और ये यूजुअली सिंगल होता है एडल्ट्स में, जबकि बच्चों में ये पेपिलोमास जो हैं लैरिंग्स के ये मल्टीपल होते हैं। इसमें जो है हॉर्सनेस मिलती है हमें पेशेंट में। अगला लैरिंजियल कार्सिनोमा है। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो ज़्यादातर हमारी एपिथेलियल लाइनिंग जो है वोकल कॉर्ड्स की उनमें से अराइज करता है। इसके रिस्क फैक्टर्स जो है अल्कोहल का यूज़, टोबैको का, ठीक है। और ये रेयरली जो है ना इस लैरिंजियल पेपिलोमा से भी अराइज कर सकता है, यानी लैरिंजियल पेपिलोमा ही लैरिंजियल कार्सिनोमा करवाता है रेयरली। पेशेंट्स जो है वो प्रेजेंट करेंगे हॉर्सनेस के साथ, इसके अलावा उनको बाकी साइंस में खांसी भी होगी और स्ट्राइडर भी होगा। दैट्स इट। अगला बेसिक से है नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अब ये टॉपिक्स इरफान मसूद में नहीं लिखे हुए, तो हम बस यहीं से कवर करेंगे। नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा एक रेयर न्यूप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एपिडेमियोलॉजिक लिंक है एप्स्टन बार वायरस के साथ, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था।